गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। जो हम संघ पढ़ रहे थे सारे, जो हम फाइलम्स पढ़ रहे थे एनिमल क्लासिफिकेशन में, जो हमने जंतुओं को वर्गीकृत किया था और उनके आगे वर्गीकरण के बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हर एक संघ, हर एक फाइलम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं और कौन से आधार हम यहां प्रयोग में लाने वाले हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जिस संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है संघ सिलेंट्रेटा। इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है। तो सिलेंड्रेटा या निडेरिया क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैंने ये कहा था कि सबसे पहले अगर आप किसी संघ का या फाइलम का नाम जान लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं, उसका मीनिंग पता कर लेते हैं, तो आपके लिए आधा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। कहने का मतलब सिलेंड्रेटा या निडेरिया क्या है? तो निडेरिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट नाम की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नीडोब्लास्ट नाम की कोशिका पाई जाती है। नीडोब्लास्ट नाम की कोशिकाओं का मतलब क्या हुआ? इन्हें नीडोब्लास्ट कोशिकाएं क्यों कहते हैं और इस संघ का मुख्य लक्षण ये क्यों है? तो किसी भी संघ को समझाने के लिए आपको उसमें कई सारे भाग बताने होते हैं, कई सारे पॉइंट्स है जो बताने होते हैं। देखो, किसी भी संघ को समझाना काफी ज्यादा डीपली वर्क है, तो आप अगर इसे पॉइंट्स पे करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। अगर आप एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, आप उसे पॉइंट्स के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह। तुमने कहां तक पढ़ा था पहले? गुड मॉर्निंग सर। जंतु वर्गीकरण के आधार पढ़ रहे थे? कौन कौन सा बताया था मैंने? समिति और उसके पार्ट्स। उसके बाद का नहीं पढ़ा तुमने? वीडियो को वापस करना पड़ेगा यार। चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। देखो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो जंतु वर्गीकरण के आधार है ना, उन आधारों पर हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से जंतुओं का वर्गीकरण किस संघ में किया गया है। संघ पता है ना तुम्हें? जगत के बाद संघ। तो हमने क्या करा कि जगत तो हमको पता लिया क्या है? जंतु। जगत तो हमें क्या पता लिया पहले ही? जंतु है। अब उस जंतु में से हम क्या कर रहे हैं कि जो संघ है उनका निर्माण कर रहे हैं। पर मैंने कहा कोई भी अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण के लिए हमको क्या जरूरी होता है? आधार। भाई अगर हम जंतुओं को बांटते हैं, सबसे पहले हमने जंतुओं को बांटा दो वर्गों में। कौन कौन से? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ बांटा था ना। तो मेटाजोआ और प्रोटोजोआ को बांटने के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं कि भाई मेटाजोआ तो हमने उनको कह दिया था जो बहुकोशिकीय थे, और प्रोटोजोआ किसे कहा था? जो एक कोशिकीय थे। तो एक कोशिकीय जंतुओं को हमने कह दिया प्रोटोजोआ, और उसको बांटा था फिर गमन के अंग के आधार पर। तो अब हम क्या करेंगे? मेटाजोआ जो जंतु हैं उनको बांटेंगे, और उनके लिए हमने क्या ले लिए? जो वर्गीकरण है उनके आधार ले लिए, जिसमें कई सारे आधार हैं। उन आधारों को एक बार वापस से देखते हैं। तो कौन कौन से आधार हैं? एक तो मैंने बताया था सम्मिति। ठीक है, एक तो सम्मिति बताई थी। सम्मिति क्या हो सकती है? या तो वो सम्मितीय हो सकते हैं, सिमेट्रिकल, या वो असम्मितीय हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि या तो उन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है या दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। अब दो बराबर भागों में बांटना और दो बराबर भागों में नहीं बांटने का मतलब क्या है कि कोई भी जीव है, जैसे हम हैं, क्या हमें किसी मुख्य अक्ष के द्वारा कोई दो भागों में बांट सकते हैं क्या? एक मुख्य अक्ष के द्वारा, इसी से। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कोई जंतु गोल है ऐसा, तो इसको बांटने के लिए हम किसी भी अक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये इस अक्ष से भी इसको दो भागों में बांट देंगे, इस वाली अक्ष से भी बांट देंगे। ये दो भाग हो गए ना, एक ये और एक ये। ठीक है, इस वाली अक्ष से भी एक ये और एक ये। तो किसी भी अक्ष से अगर किसी भी जीव को दो भागों में बांट सकते हैं तो उस जीव की सम्मिति, मतलब सम्मिति तो है क्योंकि दो बराबर भाग बन रहे हैं, तो उसे हमने क्या मान लिया? सम्मिति है। पर अगर वो सम्मिति किसी भी अक्ष से हो रही तो उसे हम बोलते हैं अरीय। क्या बोलते हैं? और अगर केवल एक मुख्य अक्ष, जैसे हम, अगर हमको बांटना है तो एक मुख्य अक्ष लगेगी, इसके अलावा कोई और बांट सकते हो क्या? नहीं बांट सकते। तो उसे कहते हैं द्विपार्श्व। द्वि का मतलब दो, पार्श्व का मतलब होता है साइड। हमारी केवल दो साइड होती है, दो साइड ही होती है हमारी। दो से ज्यादा साइड होती है क्या? नहीं, इसकी दो से ज्यादा साइड है। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, जिस तरफ बांटोगे उस तरफ साइड हो जाएगी। हमारा ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं। मैं यहां से बांटू तो दो साइड होगी क्या? दो बराबर भाग।
नहीं होंगे ना, इसलिए। देखो तो ये तो हमारी सम्मिति थी। असम्मिति जीव कैसे होता है? अब ये वाला कोई जीव है, जैसे अमीबा का बोला था, तुम्हारे बुक में भी एग्जांपल दे रखा है। तो देखो अब इसको मैं अगर किसी भी अक्ष से काटूं, क्या ये दो बराबर भाग बनेंगे इसके? क्योंकि ये बराबर है ही नहीं, तो बराबर भाग कैसे बनेंगे? तो ये तो हो गया हमारा सम्मिति का आधार। तो केवल एक आधार पर तो सारे जंतुओं को नहीं बांट सकते ना, ज्यादा ज्यादा क्या होंगे? या तो सम्मिति होंगे या असम्मिति होंगे, ये अरीय या द्विपार्श्व होंगे। इसके बाद मान के चलो अब अरीय में, अगर अरीय जीवों में बहुत सारे हो गए तो उनको भी बांटना पड़ेगा। कैसे बांटोगे? द्विपार्श्व भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, सब द्विपार्श्व ही होते हैं। अब उनको कैसे बांटोगे तुम? तो उसको बांटने के लिए फिर हम अलग आधार का उपयोग करेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें शायद तक बताया था, देह भित्ति। देह भित्ति बताई थी ना? नहीं बताई तो वापस देख लो। एक तो बाह्य त्वचा और आहार नाल के मध्य जो स्थान रहता है, ये स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं? देह भित्ति। क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी। देखो भित्ति या कैविटी, ठीक है, गुहा, देह गुहा, भित्ति मतलब तो दीवार हो जाती है, कोई परत, जबकि यहां पर हम बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, गुहा की बात कर रहे हैं, खाली स्थान की बात कर रहे हैं। तो आहार नाल और अगर बात करें बाह्य त्वचा के बीच में जो खाली स्थान रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं। समझ में आया? तो भाई अब देह गुहा जिसके अंदर है उसे तो हम कहेंगे, ठीक है, सिलोमेट्स। क्या कहेंगे? सिलोमेट्स इंग्लिश में। और जिसके पास नहीं होगा उसे हम कहेंगे असिलोमेट्स। तो सर ये सील क्या है? सील का मतलब ही गुहा होता है। क्या होता है? मतलब खाली स्थान। जिसके अंदर है वो सिलोमेट, जिसके अंदर नहीं है वो असिलोमेट्स। जिसके अंदर देह गुहा उपस्थित है वो तो सिलोमेट्स हो गए, जिसके अंदर नहीं है वो असिलोमेट्स हो गए। ये हम कब बांटेंगे? जब ये देख लेंगे। हम ये बहुत सारे आधार ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ताकि हम इन आधारों से क्या कर सकें? जंतुओं को बांट सके। जंतुओं को एक आधार से बांटना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम एक से ज्यादा आधार लेंगे। कहने का मतलब है इसके अलावा एक और होता है, सिलोमेट होने के साथ साथ क्या हो सकता है? इसके अलावा एक और हो सकता है जिसे हम बोलते हैं शूडोसिलोमेट्स। शूडो का मतलब मैंने बताया था कूट या असत्य। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसमें बाह्य त्वचा भी होती है, आहार नाल भी होती है, पर मध्य में जो स्थान होता है वो इस तरह से होता है, ये स्थान खाली है। क्या पूर्ण रूप से खाली है क्या? नहीं। जैसा इसमें है वैसा है क्या? नहीं है, ये अपूर्ण रूप से। दूसरी बात, जो ये कवरिंग है ना, ये वाली, ये कवरिंग मध्य त्वचा से आश्रित नहीं है, मीजोडर्म से। किससे? मीजोडर्म बताया था, मैं वापस से बता देता हूं। देखो भाई, ये तो तुम्हें पता चल गया, जिसके अंदर गुहा होगी वो तो होगा गुहीय या सिलोमेट, जिसके अंदर नहीं होगी वो। अब सूडो सिलोमेट को समझने के लिए हम एक और आधार लेते हैं, और वो आधार कौन सा है? ये आधार हमें हमारे काम आएंगे, ठीक है। इस आधार में हमने ले लिया, मान के चलो, जनन स्तर। अब ये क्या होते हैं? जनन स्तर क्या होता है? तो जनन स्तर को देखा जाए कि जनन स्तर क्या है, तो जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? अब ये भ्रूणीय अवस्था क्या होती है, क्या आपको पता है? ठीक है, जब युग्मनज वृद्धि करके कोशिकाओं का समूह बना लेता है, ठीक है, जिससे हम दूसरे जीवों का निर्माण कर सकते हैं। तो उन जीवों का निर्माण करने के लिए जो भ्रूण बनता है, ठीक है, उस अवस्था जो रहती है, जैसे एक कोशिका है, यह है युग्मनज। क्या है? युग्मनज या जायगोट। अगर मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं कई सारी कोशिकाओं के गुच्छा बना दूं, ये बहुत सारे सेल्स हो गए, एक समान कोशिका है, इसे कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब इस भ्रूणीय अवस्था की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था में क्या होता है? अब ये सारी तो एक जैसी कोशिकाएं हैं, क्या एक जैसी कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण कर सकते हैं, अंगों का निर्माण कर सकते हैं क्या? एक ही कोशिका जिससे हाथ बन रही है, एक ही कोशिका जिससे पैर बन रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मतलब हमें इन सभी अंगों के निर्माण के लिए अलग अलग कोशिकाएं चाहिए होगी। अब इन कोशिकाओं को अलग अलग करने के लिए हम क्या करें भाई? तो हमने इसके स्तर बना दिए, लेयरिंग कर दी भाई। ऊपर वाली लेयर, इससे ये सारे ये वाले बाहर वाले ऑर्गन बनेंगे, मध्य वाली है, इससे सारे बीच वाले ऑर्गन बनेंगे, जो सबसे अंदर वाली है उससे अंदर वाले ऑर्गन बनेंगे। तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? ये जो भ्रूण है वो स्तरों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सबसे बाहर की स्तर ये रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद ये बीच का स्तर, मध्य स्तर, और इसके बाद सबसे आंतरिक स्तर। ऐसा हमने क्यों किया?
क्योंकि हम चाहते थे कि हर एक अंगों का निर्माण जो हो रहा है वो अंगों का निर्माण क्या हो, हर एक अलग प्रकार की कोशिका से हो। तो डिवाइडेशन तो करना पड़ेगा, उनको अलग अलग बताना पड़ेगा ना कि भाई ये अंग अलग है और ये वाला अंग अलग है। तो इसको बताने के लिए हमने क्या कर दिया कि बाहर की परत अलग कर दी, अंदर की परत अलग कर दी। अब इनका कुछ नाम है। बाहर की परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टो मतलब होता है बाहर, इसे बोलते हैं मीजोडर्म। डर्म का मतलब हो गया त्वचा, इसका मतलब क्या हो गया? त्वचा। ठीक है। और सबसे अंदर की तरफ एंडोडर्म। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से अब सारी कोशिकाएं अलग अलग लेयर में बढ़ चुकी। अब ये हर एक अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करेगी। जैसे अब त्वचा सारी कोशिकाओं में, सारे शरीर पे एक जैसी होती है, तो एक जैसी कोशिका इसका निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। तो वो इस परत से कर सकती है। अब परत बन गई, मतलब हर एक का काम अलग हो गया। ये परत अब अंदर के अंगों का निर्माण करेंगे। लगभग अंदर के जो सारे अंग हैं एक जैसे ही होते हैं ना, बाहर की त्वचा वगैरह, ठीक है। उनकी कोशिकाओं की वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं, पर पहले तो एक जैसे ही होते हैं ना। तो इसके आधार पर हम भी जीवों को बांट सकते हैं। कैसे? जनन स्तर पे अगर जनन स्तर केवल 2 है, मतलब केवल आपके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, तो आपको कहेंगे द्विस्तरीय जीव। क्या कहेंगे? कि आपके भ्रूण में जब भ्रूणी अवस्था थी तब आपके केवल 2 स्तर थे, एक तो बाहर के और एक अंदर के, मतलब ज्यादा जटिलता नहीं है। या आप में कितने स्तर हो सकते हैं? 3। तो इसे हम कहते हैं त्रिस्तरीय। क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय जीव। त्रिस्तरीय का मतलब अब आप में कितने स्तर है, मतलब जब आपका भ्रूण रहा होगा तो भ्रूण कितने स्तर का रहा होगा? आपके 3 स्तर का रहा होगा। बाहर वाला स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, मतलब आप में अंगों की जटिलता थोड़ी ज्यादा है। समझ में आया? तो अगर मान के चलो सूडो में क्या होता है, जो यहां पर हम बात करते हैं सूडोसिलोमेट्स में, इनमें जो ये गुहा होती है, ये गुहा है, तो ये जो गुहा है वो मीजोडर्म नहीं है। यहां पर मीजोडर्म उपस्थित नहीं है, ये मीजोडर्म है ही नहीं यहां पे। बस ये गुहा जो रूपांतरित हुई है ये बाह्य त्वचा से हुई है, या क्या हुई है, इसके अंदर की जो आहार नाल थी, इनकी परतें आपस में जुड़ गई, जिसकी वजह से ये कैविटी दिख रही है, ये गुहा दिख रही है, पर एक्चुअल में वहां पर है नहीं है। जो वास्तविकता की बात करें तो वहां पे सच्ची में गुहा नहीं है, ऐसी जैसी होनी चाहिए, वो उसके जैसे प्रतीत हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं कूट गुहा या सूडोसिलोमेट्स। ठीक है। अब इनको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरह से इनको और देखते जाएंगे। अभी हमने कितने आधार देखे? एक तो सम्मिति, दूसरा देह गुहा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा है जनन स्तर, मतलब 3 आधार हमारे पास हो गए। ये और ये तो जुड़े हुए ही लगभग। भ्रूणी अवस्था में अगर 2 स्तर है तो द्विस्तरीय, और 3 है तो त्रिस्तरीय। काफी सिंपल सी चीज है।